वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किए हुए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक ऑलरेडी देख लिया था अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब टीचर का एग्जाम, यदि आप सीटेट पास हैं, स्टेट पास हैं या बिहार टेट पास हैं, तो आपको निश्चित रूप से बीपीएससी या कोई भी आयोग के द्वारा आयोजित एग्जाम से गुजरना होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को पिकअप में लाइए दोस्तों। इसके लिए मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो सुबह सुबह प्रस्तुत करूंगा और उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वाकपति, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी थी। ये आप याद रखिएगा कि गौरवह नामक पुस्तक किसने लिखा था? वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित। ये किस पर आधारित था? यशोवर्मन पर आधारित था। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, जैसे हेमचंद्र का कुमार पाल चरित, न्याय चंद्र का हमीर काव्य, पदम गुप्त का नव सहसांक चरित, बिल्लाल का भोज प्रबंध आदि है। ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट्स से भी बना लीजिएगा। सबसे बेहतर पढ़ने का जो तरीका होता है, आप कोई भी चीज़ पढ़िए, आप अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। तो जैसे आप इसका कैसे बनाइएगा कि ये कुमार पाल चरित, इसके लेखक कौन है? हेमचंद है। और ये देखिएगा किस पर आधारित है कि ये न्यायचंद्र का, ये क्या कहते हैं, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित है, न्यायचंद्र का हमीर काव्य है, पदम गुप्त का नव सहसांक चरित, बिल्लाल का भोज प्रबंध। ये लेखकों के नाम हैं, आप इसे जरूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदीकल बक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स के तहत। अब हम लोग देख लेते हैं विदेशियों द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों। जैसे हेरोडोटस, यूनानी लेखक हेरोडोटस, ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया। उसके बाद देखिए, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर पूछा जाए कि हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज, आप कई बार इसके बारे में देखे होंगे। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका के नाम से लिखा था। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। उसके बाद हम लोग देखिए अज्ञात लेखक, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का विवरणी में दिया गया है। इसके लेखक अप्राप्य है, यानी कि अज्ञात लेखक है। टॉलेमी का देखिएगा, टॉलेमी की ज्योग्राफी यानी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। उसके बाद रोमन लेखक में देखिएगा प्लिनी को नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरणी में देखिएगा, चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। चीन के जो पर्यटक होते थे, भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ये 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फू को की नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। अब हम लोग देखते हैं अगला रचना ह्वेनसांग। ये भी, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की थी। वाटर्स के अनुसार जो है, यह भारत को इन टू यानी अर्धचंद्रा का नाम देता है। और ह्वेनसांग को मित्र हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो ये जो ह्वेनसांग है, हर्षवर्धन के समय आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था।
अरबी लेखक में आप यदि देखिएगा तो सबसे पहले सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था। अल बरूनी के बारे में बात किया जाए तो अल बरूनी ने तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की। इसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोहम्मद गजनवी का समकालीन था, उन्हीं के साथ यह आया था। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध ग्रंथ लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगियूर और तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये तो हो गया साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों, सिक्कों, स्मारक, मूर्तियां और चित्रकला, भौतिक अवशेष, समृद्ध भांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अब शब्दावली को हम लोग देख लेते हैं। अभिलेख क्या होता है भाई? अभिलेख जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि एपिग्राफी क्या है, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। ये डिफिनेशन है, आप शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। न्यूमिस्मेटिक्स, कई बार पूछा जाता है इंग्लिश में भी। ये सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। यानी कि सिक्के के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। यानी भारत के प्राचीन सिक्के को क्या कहते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के। साहित्य में इन सिक्कों को कांसार्पण कहा गया है। साहित्य में इन सिक्कों को कांसार्पण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बने होते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लेखित होती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। आपको ये पूछा जा सकता है कि सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया? तो कुषाण राजाओं ने जारी किया था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के यानी सातवाहन वंश के लोग जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। उसके बाद देखिएगा अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। ये आप शॉर्ट नोट्स के तहत आप नोट कर सकते हैं। अब अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन कौन सी होती थी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृत लिपि। ये आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। और आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। उसके बाद दूसरे नंबर में ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर, तो बाएं से दाएं। अभी भी हम लोग हिंदी बाएं से दाएं ही लिखते हैं। लेकिन खरोष्ठी लिपि देखिएगा, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं। ये बीपीएससी में भी पूछा गया था पिछले बार कि खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं। जैसा कि आप वर्तमान समय में उर्दू भाषा लिखते हैं जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। उसके बाद यूनानी एवं अरमाइक लिपि। ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, यूनानी और अरमाइक लिपि। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ एवं टोपरा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो है 2 अभिलेख, यानी एक मेरठ वाला और दूसरा टोपरा वाला, ये कहाँ लाया? दिल्ली। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। यानी अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को जाता है, और ये 1837 ईस्वी को। और महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक, अब समुद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश का शासक, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है ये। उसके बाद रुद्रदामन, ये जूनागढ़ अभिलेख होगा, ये गुजरात। स्कंदगुप्त, ये गुप्त वंश का ही है। भीतरी स्तंभ लेख इससे संबंधित है। खारवेल, ये हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय, अहेौल अभिलेख। राजा भोज, ग्वालियर प्रशस्ति, ये विजयसेन देवपारा अभिलेख। हर्षवर्धन, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख,
यशोवर्मन मंदसौर प्रशस्ति और गौतमी बलश्री ये नासिक अभिलेख है। अब अभिलेख के विशिष्ट तथ्य देख लीजिएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। आप ये भी याद रखिएगा कि रवि कीर्ति किसके दरबार में, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, और एहोल अभिलेख उसने लिखा था। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में किसका वर्णन मिलता है, तो कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने किया था। ये हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपाल राज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी एरन अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहले वर्णन होता है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमून अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का वर्णन मिलता है। हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ, स्कंदगुप्त के समय। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। विदेशी अभिलेख के बारे में बात किया जाए, बोगजकाई एशिया माइनर मध्य एशिया में 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित है। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में बात किया जाए तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या कहलाता है, ये पूछा जाता है, अ कोड ऑफ जेंटुलॉज। उसके बाद सर विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया था, सर विलियम जॉन्स ने। विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया ये लिखा था। उसके बाद D.D. कौशाम्बी की कृति एवं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। ये सभी आप शॉर्ट नोट्स के तहत जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं और उसके लेखक विज्ञानेश्वर, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, जीमूत वाहन, दायभाग, कालिदास का देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवाग्निमित्र और रघुवंश। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, वात्स्यायन, कामसूत्र, राजशेखर, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। बाणभट्ट, हर्षचरित, बिल्हन, विक्रमांक देव चरित, अमर सिंह, अमरकोश, पद्मगुप्त, नव सहसांक चरित, सोमदेव, ललित विग्रहराज, मेरुतुंग, प्रबंध, चिंतामणि, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, अतुल, मुशिक वंश, नागसेन, मिलिंद पन्हो, वरामिहिर, बृहत संहिता, भवभूति, उत्तर रामचरित, दंडी, काव्यादर्शन, हेमचंद सूरी, कुमारपाल चरित, जयदेव, गीत गोविंद, भास चारुदत्त और स्वप्नवास अवदत्त। उसके बाद विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र के लेखक हैं। अश्वघोष, बुद्धचरित, सूत्रालंकार, वेद व्यास, भगवद गीता, महाभारत, भर्तहरि, भगति शतक और क्षेमेंद्र, दशावतार चरित, कामंदक, नीतिशार, भरत नाट्य शास्त्र, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस, बृहत कथा कोश ये हरिसेन का है। शिशुपाल वध, माघ, सारंगदेव, संगीत रत्नाकर और सुश्रुत संहिता, नागार्जुन सत सहस्रिका, बिहारी सतसई, नारायण भट्ट हितोपदेश, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, कात्यायन गार्गी संहिता। यानी कि इस तरह से ये चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं सभी को प्रस्तुत कर दिया। कल के वीडियो में आप देखना बिल्कुल नहीं भूले, कल आपको दूसरा चैप्टर यानी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ये पहले चैप्टर में बस इतना ही था। आप दूसरा चैप्टर जानने के लिए दूसरा वीडियो, हमारा कल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और इस तरह लगातार तैयारी को पिकअप दिए। 30 सितंबर को एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।